हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं कोई बना सका, ना कि अपलोड कर सका हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ जो कि बहुत ज़रूरी है। वो है कि स्पाउस वीज़ा के मतलब कि आप फ्रांस में स्पाउस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोसीजर से कोई भी वीडियो जब बनाता हूँ तो मैं इस प्रोसीजर से खुद गुजरता हूँ। जब मुझे वो प्रोसीजर में मैं कामयाब हो जाता हूँ तो देन मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सारा इस प्रोसीजर को खुद फेस किया है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहले क्विकली तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दूंगा कि वीज़ा स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने एम्बेसी कैसे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसकी वीज़ा की फ़ीस कितनी है, ये सारा मेरे एप्लीकेशन है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। और ड्यूरिंग एप्लीकेशन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बनाऊँ और उसमें ज़्यादा बोलूँ मत, क्योंकि वो वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म तो हर तरह का सेम सिंपल होता है, जो कि आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, आप अपने एप्लीकेशन जो आपके सबमिट करवाने के बाद आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो, आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद आपने जब दोबारा एम्बेसी से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है तो आपने इसको कैसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो सारा मैं आपको वीडियो के आगे जाके आपको बता दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा उसमें अच्छे समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई इशू होगा तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू या नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली जो स्पाउस वीज़ा था वो मैंने पोलैंड के जो कैपिटल वॉर्सो से अप्लाई किया था, फ्रांस का। मैं ऑलरेडी पोलैंड में होता हूँ जैसे कि आप सबको पता है। तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल एम्बेसी से ईमेल करके अपॉइंटमेंट ली। एम्बेसी को बोला कि मैंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है और मैंने सारा अपनी स्टोरी बताई कि जो मेरी वाइफ है वो ऑलरेडी फ्रांस में है, उनके पास फ्रेंच टैलेंट पासपोर्ट है। तो उनके बारे में छोटी सी ईमेल करके एम्बेसी को बताया और उन्होंने बताया कि मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ कंट्री में आपको फैमिली यूनियन का अप्लाई करना पड़ता है, तो इन स्पाउस वीज़ा भी मिल जाता है। इस तरह भी आप अप्लाई कर सकते हो। फैमिली यूनियन का आप सबको पता है वो बहुत टाइम टेकिंग है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ले लेता है। फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऑलमोस्ट 2 साल आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने एक दूसरा ऑप्शन आपके पास स्पाउस वीज़ा का होता है, तो मैंने स्पाउस वीज़ा वाला ऑप्शन ट्राई किया था। तो मैंने एम्बेसी को ईमेल का सब कुछ इसको बताया कि मैं इस तरह अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एम्बेसी ने मुझे बोला कि आप सबसे पहले तो आप पोलैंड में अगर लीगली रह रहे हैं, हम उसका प्रूफ चाहिए। पोलैंड में जो मेरा रेजिडेंस कार्ड था, जिसे हम कार्ड भी कहते हैं, जब आपका वीज़ा खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड इशू करते हैं, वो मेरा नेक्स्ट रेजिडेंस कार्ड इन प्रोसेस था। तो मैंने एम्बेसी को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे पास कार्ड नहीं है, तो क्या मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो एम्बेसी ने मुझे फॉर्चुनेटली इसकी परमिशन दे दी। कुछ एम्बेसीज आपको नहीं परमिशन देती, जैसे इटालियन एम्बेसी है, वो कहती है उसके लिए आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे फ्रेंच एम्बेसी ने इस चीज़ के बारे में बोला था कि आप हमें कोई उसका प्रूफ ला के दें, कन्फर्मेशन ला के दें कि आपका जो कार्ड है वो इन प्रोसेस में है। तो मैंने इसी जो उनका रेजिडेंस कार्ड का दफ्तर है उनसे रब्ता करने के बाद उनसे एक पेपर लिख लिया, जिस पे सिंपल ये लिखा हुआ था कि मेरा जो कार्ड है वो इन प्रोसेस है, तो अभी वो मेरा कार्ड मुझे इशू नहीं हुआ। तो मैं उस दिन फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक की। अपॉइंटमेंट मुझे 2 दिन 3 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाए, मेरे जो मैरिज सर्टिफिकेट था पाकिस्तान का, वो के आपको पता है वो नादरा इशू करता है जो कि इंग्लिश में होता है। उसको सबसे पहले मैंने आप अगर तो मुफा से उसको अटेस्ट करवा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवा सकते तो ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको करवाओ। मैंने उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी को मुफा से अटेस्ट करवाया। अटेस्ट करवाने के बाद सेफ साइड के लिए मैंने पोलैंड में अपनी शादी को रजिस्टर करवाया। उससे पॉलिश, जिसे उर्दू में कैसे कहते हैं, पॉलिश निकाहनामा, वो मैंने हासिल ले लिया, वो मेरा चल गया। वो ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैंने सेफ साइड के लिए मैंने पोलैंड में शादी रजिस्टर की। विदिन 1 वीक के अंदर उन्होंने मुझे वो पाकिस्तानी शादी का वो जो डॉक्यूमेंट का वो ले लिया और मुझे पॉलिश लैंग्वेज में एक जो कि पोलैंड का मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो मुझे इशू कर दिया, जिसमें डिटेल सारी मेरी और मेरी वाइफ की लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई करना था, तो मैंने पाकिस्तान से दोबारा नालदा से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाया, जिसे मैंने टेस्ट नहीं करवाया था मुफा से। उसके बाद वो ओरिजिनल को मैंने ओरिजिनली होता है, जब आप नालदा से लेते हो तो एक किस्म का ओरिजिनली होता है, तो उसको मैंने इसको फ्रेंच ज़बान में ट्रांसलेट करवाया। ट्रांसलेट कैसे करना है आपने, तो वो कुछ स्वान ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि फ्रेंच एम्बेसी उस स्पेसिफिक कंट्री के जो स्वान ट्रांसलेटर होते हैं उनकी लिस्ट अपनी एम्बेसी अपनी साइट पे मेंशन कर देती है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वान ट्रांसलेटर ढूंढा, उसको इंग्लिश से फ्रेंच में करवाया। फ्रेंच में करवाने के बाद मैंने बाकी डॉक्यूमेंट सिंपल थे। मैं जॉब कर रहा था, मैंने अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाया, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई। उसके बाद सिंपल मैंने अपनी रिजर्वेशन शो करवाई। मैंने अपनी कार्ता बीतो की जो कॉपी थी, जिसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, मेरा जो कार्ड है इन प्रोसेस है, वो लगाया। बाकी सिंपल डॉक्यूमेंट, मेरा पासपोर्ट, मेरी पिक्चर्स और एप्लीकेशन फॉर्म, मेरी अपॉइंटमेंट एम्बेसी का फॉर्म, जो कि हर वीज़े के लिए आम होती चीज़ें। इसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट थे वो मैंने कवर लेटर लगवाया था, अपनी तरफ से लिखा था, और एक अपनी वाइफ की तरफ से लिखा था। एक मेरी वाइफ ने लिखा था कि मैं अपने हस्बैंड को इधर इन्वाइट करना चाहती हूँ, और एक मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि मैं अपनी वाइफ को वहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा फिर मैंने इसके साथ अपनी वाइफ का रेजिडेंस परमिट जो टैलेंट पासपोर्ट है वो लगाया था, टैलेंट पासपोर्ट की कॉपी लगाई थी। इसके अलावा मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट लगाया था कि वो वहाँ पे वो कितनी सैलरी ले रही हैं जॉब पे, वो लगाया। उनका कॉन्ट्रैक्ट लगाया जो कि सारे फ्रेंड्स मान में थे। उधर के जो डॉक्यूमेंट मैं किस जगह पे रहूँगा उस घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाया था। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने जो कि मेरे पास स्कैन कॉपी में मैंने प्रिंट लिया, प्रिंट निकाल के मैं 2 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। मैं एम्बेसी चला गया। तो एम्बेसी गया हूँ तो मुझे फिर भी शौक था कि शायद एम्बेसी मुझे रेजिडेंस परमिट की वजह से अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि जैसे मुझे इटालियन एम्बेसी ने अलाउ नहीं किया था वीज़ा अप्लाई करना।
लास्ट ईयर। तो मैं गया हूँ तो सिंपल मैं एम्बेसी में गया हूँ, तो जाके उन्होंने मुझे किसी सिटिंग एरिया में बिठा दिया है। एम्बेसी में कोई भी नहीं था, ना वो पाकिस्तान वाला यहाँ पे सीन है कि सिक्योरिटी के वो पास वगैरह ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो थोड़ी देर बाद मुझे उन्होंने बुलाया कि अपने डॉक्यूमेंट सारे दे दें। मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिया, अपनी वो दिया है कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी वो रसीद दी कि मेरा, जिसे हम कह सकते हैं रिसिप्ट कह लो, मैंने मेरा कार्ड इन प्रोसेस। उन्होंने पूछा कब आए थे, मैंने वीज़ा एक्सपायर वीज़ा दिखाया अपना, अभी क्या कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट दिखे। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट मुझसे ले लिए। वो जो एम्बेसडर तो नहीं थी, सॉरी, काउंसिलर सेक्शन वाली लेडी थी, उसने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, मेरे ओरिजिनल और कॉपी जो भी मेरे पास थे। उसके बाद मुझे बोला कि आप पढ़ने से आपने क्या किया। मैंने कहा मैंने डिग्री की है। तो उसने बोला आपके पास क्या डिग्री की कॉपी है। तो मेरे पास वो थी, मैंने उनको दी, उन्होंने उसको वो भी कॉपी करके प्रिंट कर ली। तो मैं साथ लेके नहीं गया था, लेकिन उन्होंने वो ली। मैंने बताया अभी मैं इधर जॉब कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी स्लिप चाहिए, मेरी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट मैंने कोई 32-33 थाउजेंड की लगाई थी, जो कि पाकिस्तानी 16-17 लाख बनते हैं, शायद 18-19 लाख बनते हैं ऑलमोस्ट, इतनी की लगाई थी सेफ साइड के लिए। और वाइफ की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, जो कि वो भी इतनी थी, कोई 30-40 लाख की थी। ज़रूरी नहीं है ये इतनी लगाएं, लेकिन मैं हमेशा वही कहता हूँ सेफ साइड आपको खेलनी चाहिए, ताकि आपको काउंसिल सेक्शन जो होता है उसको किसी भी तरह का एतराज़ लगाने का कोई मौका ना मिले आपकी एप्लीकेशन पे। लगाने के बाद मैंने इसको एक साइड पे अपने डॉक्यूमेंट सारे कहाँ से पकड़ाए, दूसरी साइड पे अपनी वाइफ के सारे पकड़ाए। पकड़ाने के बाद उसने मुझे कहा फीस पे करें। फीस 99 यूरो थी, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 32,000 बनती है, जो कि इंडियन आई थिंक सो 15-14,000 बन जाएगी। वो पे करने के बाद उसने मुझे रिसीप्ट की। उसने बोला ठीक है आप विदिन 5 डेज़ के अंदर अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। उसने मुझे ये नहीं बोला कि आपका डिसीजन आएगा, जैसे पाकिस्तान इंडिया में मैसेज बोलती हैं विदिन 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आपका डिसीजन आएगा, तब पता चलेगा आपको कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं। लेकिन उसने मुझे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया था कि आप विदिन 1 वीक के अंदर अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कोई 3 से 4 दिन वेट किया। 3-4 दिन के बाद मुझे एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने जस्ट सिंपल पोर्टल ओपन करके देखा, तो पोर्टल पे मेरा स्टेटस अपडेट हो चुका था, जैसा कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पोर्टल पे स्टेटस क्या था। वो करने के बाद मेरा पोर्टल पे स्टेटस अपडेट हो गया। उसके बाद मैंने एम्बेसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने उसी दिन रासुबा की टिकट करवाई, मैं वहाँ चला गया, उनके एम्बेसी चला गया। एम्बेसी गया हूँ तो जाकर मैंने उनको बताया कि मैंने वीज़ा कलेक्ट करना है। तो मैंने सीट दी तो मेरा वीज़ा लगा हुआ था। वीज़ा मुझे 3 माह का इशू हुआ है। वीज़ा क्या, स्पाउस वीज़ा था, टैलेंट पासपोर्ट के बेस पे मेरा वीज़ा लगा था। अब टैलेंट पासपोर्ट क्या है, टैलेंट पासपोर्ट जस्ट लाइक ब्लू कार्ड कह लें, या कुछ स्पेशल कैटेगरी के बंदों को देता है, जो कि फ्रांस होता है। और इसके स्पाउस को जो स्पाउस की बेस पे जाता है, जो इस वीज़े की बेस पे जाता है, उसको वहाँ पे वर्क परमिट नहीं चाहिए। इस वीज़े की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर आपको फ्रांस में जाकर जब काम करेंगे आपको किसी भी कंपनी से वर्क परमिट नहीं चाहिए। आप ओपन एक्सेस आपके पास परमिट होगा, जो कि फ्री एक्सेस हर तरह की लेबर मार्केट में आप जाके जॉब कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर था, कोई मुश्किल, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। इवन कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके गया था, लेकिन एम्बेसी ने मुझसे एज यूजुअल इटालियन एम्बेसी की तरह बाकी की तरह इंटरव्यू नहीं लिया। सिंपल डॉक्यूमेंट्स लिया और विदिन 5 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा मुझे प्रिंट करके दे दिया थी। 3 मंथ्स का वीज़ा था। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी हो, उसने जो काउंसलर सेक्शन थी वो बहुत अच्छी से मुझे गाइड किया। आपने सिंपल प्रोफेक्चर जाना है। प्रोफेक्चर क्या है, जो कि रेजिडेंट परमिट इशू करता है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में नादरा है, हम उसको नादरा कह सकते हैं। तो उधर जाना है आपने, जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो जिस तरह पोलैंड का रेजिडेंस परमिट है, इस तरह आपको टैलेंट पासपोर्ट वहाँ पे दे दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद, जो भी इनका प्रोसीजर होगा। अब वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट का क्या क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वो मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। जो मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिस बंदे के बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करें, जो भी आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ फ्रांस में, उनका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट तो मस्ट है। बाकी डॉक्यूमेंट सिंपल नॉर्मल वीज़ा की तरह ही होते हैं, जो कि आपने लगाने हैं। ये छोटी सी वीडियो है आज की, सॉरी छोटी तो नहीं है, काफ़ी लेंथी हो गई है। और आगे वीडियो में मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इशू होता है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और मैं बेस्ट करूँगा, अपनी ट्राई करूँगा कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जज़ाकल्लाह। चलें गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में ज़्यादा मैं बोलूँ ना, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जितनी जल्दी हो सके तो वीडियो को मैं छोटी वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। तो ये लिंक है, ये मैं लिंक जो है मैं वीडियो के एंड पे दे दूँगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने, जब भी आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। ये सारी लिस्ट उन्होंने बताई है इस डॉक्यूमेंट्स की। तो आप अपने कंट्री के मुताबिक कॉपी के सारा डाटा से फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटैच करने होंगे। एप्लीकेशन फीस क्या है, वो ऑलमोस्ट 100 यूरो है, जो कि पॉलिश करेंसी में इतने बनते हैं। तो इसके साथ ये सारा आपने लिस्ट कंप्लीट करनी है। इसके अकॉर्डिंग स्पाउस वीज़ा की बात करूँगी, स्पाउस वीज़ा आपने अप्लाई करने हैं आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड के बिहाफ पे।
जब भी आप लोग अपनी कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को बताते हैं कि आपको वीज़े की ज़रूरत है कि नहीं। वो कुछ कंट्रीज़ के लिए वीज़ा एग्जाम्प्ट होता है, जैसे कि कनाडा, यूएस या फिर यूके, किसी भी कंट्री का आपके पास यूएसए का पासपोर्ट हो तो इस में आपको वीज़ा नहीं चाहिए। जस्ट आपने अपने पासपोर्ट पे एंट्री करनी है और जाकर परफेक्शन में अपने आप को अपने एप्लीकेशन पर स्पाउस वीज़ा की पुट कर देनी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया नेशनलिटी अगर आपके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। सारा डाटा को फिल करने के बाद मैंने ओके किया और मैं इस पेज पे आ गया हूँ। अब मैं वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल कर रहा हूँ, उसका तरीका आपको बता दूँ। तो मैं वीज़ा फिल एप्लीकेशन के दौरान ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ईज़ी फॉर्म है जो कि आप कर सकते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एज़ सून एज़ पॉसिबल और वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके ये इसको कंप्लीट कर लूँ। इधर आपने रेजिडेंस परमिट का नंबर लिखना है कि अगर आप थर्ड कंट्री में रह रहे हैं, जैसा कि मैं पोलैंड में रह रहा हूँ, तो जहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट है उसका आपने नंबर लिखना है। नंबर कहाँ से मिलेगा? नंबर आपको रेजिडेंस परमिट के ऊपर लिखा होता है, वो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिडेंस परमिट है, ऐसा होता है। ये जो ऊपर नंबर है ZR, ये रेजिडेंस परमिट का नंबर है। किसी भी कंट्री का, ऑलमोस्ट हर शेंगन कंट्री का जो भी रेजिडेंस परमिट का नंबर ऊपर लिखा होता है, तो आपने ये नंबर रिपोर्ट करना है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पास रेजिडेंस परमिट नहीं था, क्योंकि मेरा जो रेजिडेंस परमिट था वो इन प्रोसेस था। तो मैंने एम्बेसी से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने बोला कि हमें कोई भी डिक्लेरेशन ला दे, कोई कोई लेटर ला दे उस ऑफिस की तरफ से कि आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो इन प्रोसेस है, तो उसके बिहाफ पे हम आपको वीज़ा दे देंगे और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो पेपर अटैच किया था, तो इसलिए मैंने इस जगह पे कुछ भी फिल नहीं किया था। तो अगर आप ये फिल करने वाला सेक्शन ज़रूरी हुआ तो आप अपने पासपोर्ट की डिटेल डाल लें, वरना इसको ऐसे खाली छोड़ दें। इधर आपने अपनी जो आपकी करंट ऑक्यूपेशन है, जॉब है, उसका आपने लिखना है। जैसा कि मैं IT डिपार्टमेंट से है तो मैं उसकी डिटेल अभी टर्म पे ही मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द वीडियो को मैं कंप्लीट कर सकूँ। इधर आपने सारे अपनी कंपनी की डिटेल फिल करनी है। ये मैं जस्ट डमी डाटा पुट कर रहा हूँ अभी अपना सारा, कि आपका कंपनी का एड्रेस किधर है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का टेलीफोन और ईमेल वगैरह, जो भी कंपनी की HR की या आपकी जो भी मैनेजर है या फिर जो भी आपका बॉस है, उसकी आपने डिटेल फिल करनी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने स्टे का कब तक इरादा है, कब तक आपका ट्रैवल करने का इरादा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि मेरा अक्टूबर की 30 का इरादा है, और नंबर ऑफ स्टे जो मेरा है वो ऑलमोस्ट एक साल का लिखते हैं, क्योंकि ये जो स्टे होता है ये आपके डिपेंडेंट पे, जिसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, उसके पास 3 साल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप भी, और 3 साल का कार्ड वैलिड है या 2 साल का कार्ड वैलिड है, डेफिनेटली आप मोर देन 1 ईयर उसके पास स्टे करेंगे, क्योंकि आपका वो स्पाउस है, स्पाउस में हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर उनके पास कार्ड 1 साल से कम का है तो आप उस कार्ड के हिसाब से आप इसको चूज़ करेंगे 6 से 1 ईयर। मेरे केस में 1 साल से ज़्यादा का था, तो मैंने इसलिए चूज़ किया। उसके बाद अकोमोडेशन का पूछते हैं। जो पर्सन है मेन वही मुझे अकोमोडेट करेगा। कौन पर्सन अकोमोडेट करेगा उसकी आपने डिटेल लिखनी है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी आपका है आपने उसके मुताबिक लिखना है। या अगर आपने होटल में रहना है तो आपने होटल डिटेल लिखनी है। मैंने उसी की अपने अपने केस के हिसाब से मैंने डिटेल लिखी थी, तो मैं टेम्परेरी डाटा फिल कर रहा हूँ। उनका आपने टेलीफोन नंबर लिखना है, जो कि वो मैं डिटेल लिख रहा हूँ। उसके बाद ईमेल लिखनी है आपने, जो आपके ट्रैवल के फंड है, आप कौन आपको उसको स्पॉन्सर कर रहा है, आपने इसको टिक करना है। मेरे केस में मैंने खुद लिखा था, क्योंकि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद अपनी अटैच की थी, तो मैंने इसलिए वो लिखा था कि मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ। और अकोमोडेशन, ट्रैवल कॉस्ट, बाकी कैश था आपके पास, जो भी आपका मुतबादल ऑप्शन है आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो आप ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं इस स्कैन पे, कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिसमें मेन डॉक्यूमेंट है वो, इसमें आपका एक तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिस बंदे के बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका डिपेंडेंट सॉरी स्पाउस फ्रांस में है, उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वो PhD का स्टूडेंट है तो PhD का लाजमी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास होगा। अगर वो जॉब कर रहा है, CDI वगैरह जो भी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो अटैच करेंगे। दूसरा आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका फ्रेंच में लाजमी वो
ट्रांसलेट होना चाहिए। मोस्टली कंट्रीज में इंग्लिश में होता है, आप उसको जो भी फॉर्मेलिटी है मुफास या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट वगैरह करवा के उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है फ्रेंच ज़ुबान में। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन जो है ये कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर आपने कोई एडिट करना है या आपको कोई भी सारा आप इसको चेक कर दोबारा रीड आउट कर सकते हो, कोई आपकी गलती या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, आप इसको यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हो। मैं दस यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ये पीडीएफ का प्रिंट है, या आप यहाँ से पीडीएफ भी एंड पे डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ है जो आके आपने इसको फोटो कॉपी करवा के आपने साथ एम्बेसी में लेके जाना है इसकी कॉपीज को। ये मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरा हो चुका है फाइनल। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद सबमिट कर दूंगा वीज़ा सेंटर में। जैसे कि मैंने वीज़ा सेंटर अपना पोलैंड चूज़ किया था, तो यहाँ से मैं उसको वीज़ा सेंटर में फाइनल कर दूंगा। लेकिन मैं फाइनल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई किया हुआ वीज़ा। इसकी एप्लीकेशन फीस है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो आप यहाँ से क्लिक करके जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया इस तरह आप इसको फाइनल कर सकते हैं। ये छोटा सा तरीका था कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है स्पाउस वीज़े का आपने कैसे फिल करना है। मैंने कोशिश की है जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत ईजी छोटा सा फॉर्म है जो आपने फिल करना है अपने डाटा के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है कि आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। मैं वो बता देता हूँ। सिंपल जाके आपने गूगल पे लिखना है कि फ्रेंच एम्बेसी जो भी आपका कंट्री है, फ्रेंच एम्बेसी मुंबई, फ्रेंच एम्बेसी इस्लामाबाद, फ्रेंच एम्बेसी ढाका, फ्रेंच एम्बेसी जो भी आपका खटमंडू, जो भी आप जिस सिटी जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपने उसका लिखना है। ढाका हो गया, जो मर्जी हो गया। तो मैंने जैसे कि मैं वॉर्सो में हूँ अभी पोलैंड का कैपिटल में, तो मैंने वो लिखा है, तो पहले लिंक आ जाएगा आपका। तो मैंने इसको किया ओपन। ओपन करने के बाद सिंपल सा इसको स्क्रॉल करना है, नीचे बुक एंड अपॉइंटमेंट का आया, मैंने इसको क्लिक किया। उसके बाद ये छोटा सा कैप्चा आएगा, ऐड टू सर्विस। उसके बाद आपको चाहिए कितने लोगों के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। डेफिनेटली आप एक पर्सन जा रहे हैं तो आपको एक के लिए चाहिए। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। ये सिंपल सी अपॉइंटमेंट आ चुकी है कि अपॉइंटमेंट किस किस ने खा लिया। मुझे 24 की से 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, और ये टाइम है 25 की मैं ले सकता हूँ। 25 की अपॉइंटमेंट कोई नहीं है, 26 की है, 27, जो भी आपको बेहतर लगे हिसाब से आपने अपॉइंटमेंट्स देख लेनी है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ 24 की मिल रही है। मैं 9 बजे का टाइम सेलेक्ट किया है, मैंने इसको वैलिडेट किया है। यहाँ पे मैं सारा डाटा पुट करूंगा, वही डाटा जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा था, यहाँ पे मैं अपना डाटा, फ़ोन नंबर सब कुछ लिखने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद कंफर्म करने के बाद मुझे एक ईमेल आ जाएगी। ईमेल कैसी आएगी अपॉइंटमेंट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की एक ईमेल आएगी आपको कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो चुकी है। आपने इसका भी आपने पीडीएफ के प्रिंट निकालना है और इसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना है, वरना इसके बगैर आपको एम्बेसी में एंटर नहीं होने देंगे। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं सिंपल ईमेल पे जाके। तो मैंने इस तरह इसको बुक नहीं किया अभी, मैंने जस्ट इसको आपको तरीका बताया कि आपने कैसे इसको करनी है। सिंपल आपने टाइप करना है जो भी आपका कंट्री है, फर्स्ट लिंक ओपन करना है, और सिंपल बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, क्योंकि इनका पोर्टल जो फ्रांस की गवर्नमेंट का पोर्टल है वो हर कंट्री के लिए सेम है। जस्ट आपका यहाँ से वो प्लेस ऑफ सबमिशन आपकी चेंज होगी कि आप किस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सबका तरीका सेम ही है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने एप्लीकेशन भी फिल कर लिया है, आपको डॉक्यूमेंट्स का भी पता चल गया है, आपने इसके बाद अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया है। अब तरीका ये है कि आप एम्बेसी में चले जाओगे। मैंने इसका ऑलरेडी तरीका आपको बता दिया है कि एम्बेसी में आपने कैसे जाना है, कौन कौन से इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है। सब चीज़ें करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब अपनी फाइल को सबमिट करवा दिया है तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। मुझे एम्बेसी ने कोई ईमेल करके इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेरा वीज़ा रेडी हो गया। विद इन 1 वीक के अंदर 5 to 6 डेज में मुझे मेरा वीज़ा मिल गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के 3 से 4 मेथड है, वो आपकी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है किस कंट्रीज में है। जो मोस्टली एशियन साइड है मैं उनका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कैसे ट्रैक होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने आपके लिए क्रिएट की थी। आपने टाइप करना है फ्रेंच वीज़ा स्टेटस ऑन पोर्टल, जो मर्जी लिखें, ट्रैक यूर एप्लीकेशन का आएगा। 3 तरह से एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप वीएफएक्स से करते हैं तो आपको इसके थ्रू जाके आपने करना है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह पुट करेंगे, अपना लास्ट नेम पुट करेंगे तो आप वीज़ा ट्रैक कर सकते हैं। ये वाला टीएलएस मेथड भी है, ये कुछ कंट्रीज़ के लिए है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस किस कंट्रीज़ का है। और एक लास्ट ये है जो मोस्टली ज़्यादा दूसरी साइड लिबनान कतर वालों के लिए। इस तरह भी अपने आप वीज़ा एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एशियंस का है मोस्टली। हमारी वाली साइड का तो इसमें हम माई एप्लीकेशन से अपने वीज़ा को ट्रैक करते हैं अपनी एप्लीकेशन से अंदर से। जैसे कि ये आपका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इधर वीज़ा अप्लाई करने के बाद वही पोर्टल है जो मैंने पहले वाला ओपन किया है, जस्ट मैंने इसको बैक किया है। आप अपने ऊपर नाम पे जाके माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ये मेरी न्यू एप्लीकेशन है इसलिए आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। जब आप वीज़ा सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली एप्लीकेशन प्रोग्रेस में जाएगी, और जब आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो आपको इस तरह का एक स्टेटस होगा, योर पासपोर्ट इज रेडी टू बी कलेक्टेड। तो इसका मतलब है कि आप एम्बेसी से जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा डेफिनेटली लग चुका है। ना ही एम्बेसी आपको इन्फॉर्म करती है वीज़ा रिजेक्ट या रिफ्यूज़ होने के सूरत में, किसी किस्म का कुछ भी एम्बेसी आपको नहीं बताती। जस्ट इसकी बेस पे आप जाके एम्बेसी में जा सकते हैं। मैंने मंडे को वीज़ा अप्लाई किया था, तो ऑलमोस्ट थर्सडे की रात को मेरा स्टेटस विद इन 4 डेज़ के अंदर चेंज हो गया था, और वेरी नेक्स्ट डे 5th डे मैं एम्बेसी गया हूँ, तो जाके मैंने अपना पासपोर्ट को कलेक्ट कर लिया। ये तरीका है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है। मैं एप्लीकेशन में जाना है, और उसके बाद जब इस तरह का आपका पहले इन प्रोग्रेस में आएगा तो कुछ टाइम के बाद
कितने टाइम के बाद मिलेगा वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और एम्बेसी टू एम्बेसी। मेरा विदिन 5 डेज़ के अंदर ये स्टेटस चेंज हो चुका था। ये डिलीट ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मैंने अभी रिसेंटली अपनी एप्लीकेशन को डिलीट किया है, तो फिर आपने एम्बेसी चले जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने एम्बेसी जाना है तो इसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। आप इसके बगैर जाके अपना पासपोर्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही एम्बेसी आपको पासपोर्ट रिटर्न करेगी। आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, चलिए मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ अभी। जब आपने एम्बेसी में अपना पासपोर्ट कलेक्शन के लिए जाना है, तो उस पे जाने से पहले आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। कि लिंक अपॉइंटमेंट बुक करने का मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सिंपल मैंने वीडियो पे इस पे क्लिक किया है अपॉइंटमेंट वाले लिंक पे। उसके बाद मुझे नीचे आगे ऑप्शन दे रहा है कितने लोगों की, 1 लोगों की मुझे चाहिए। ये ऑप्शन दे रहा है मैंने पासपोर्ट को कलेक्ट करना है कि वीज़े के लिए, मुझे पासपोर्ट के लिए कलेक्शन चाहिए। पीछे मैंने आपको वीज़े का बताया था, इधर मुझे कलेक्शन है पासपोर्ट की। मैंने कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक की कि चेक कर लें क्या मुझे कल की और परसों की अपॉइंटमेंट भी आ रही है। अपने हिसाब से आपने कोई डेट चूज़ करनी है। डेट चूज़ करने के बाद मैंने वैलिडेट करना है और मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। पासपोर्ट कलेक्शन के बाद आपको एक ईमेल आएगी जो कि इस तरह की सॉरी ईमेल होगी, इस तरह की एक ईमेल होगी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो गई है पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। तो आपने इसको भी प्रिंट करके साथ लेके जाना है, क्योंकि मोस्टली जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो गेट पे आपकी ये चेक करते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए एम्बेसी आए हैं। तो आपने ये उनको दिखाना है और आपने अंदर जाना है और जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपके वीज़े का स्टेटस होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये छोटा-सा प्रोसीजर था, सॉरी छोटा तो नहीं, काफ़ी लेंथी वीडियो होगी और मैंने कोशिश की है मैं इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करूँ कि आपने अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करना है, आपने डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, आपने वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करना है और आपने स्टेटस कैसे चेक करना है, और लास्ट में ये कि आपने पासपोर्ट कलेक्ट करना है, तो किस तरह एम्बेसी जाना है और कौन कैसे आपने अपॉइंटमेंट को बुक करना है। कोई भी आपको अगर किसी तरह का इश्यू आए, आप मुझसे नीचे कमेंट करके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट एम्बेसी को मेल करें। या आप चेक कर सकते हैं कि मैं एम्बेसी से प्रॉपर कन्वर्सेशन करता रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह का इश्यू आता था, तो एम्बेसी मुझे डेफिनिटली रिप्लाई करती थी और एम्बेसी के साथ मैं हर तरह के मेरे एम्बेसी के साथ राब्ते में था। और इवन कि मुझे लिंक तक एम्बेसी ने खुद प्रोवाइड किए हैं कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए। जो मेन चीज़ ये थी, वो मैं आपको बता दूँ कि आपने अपनी जो मैरिज सर्टिफिकेट है, उसको मुफा से अटेस्ट करवाने के बाद उसको फ्रेंच एम्बेसी से लीगलाइज़ नहीं करवाना। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे एम्बेसी ने बोला था कि आपको लीगलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने आपने मुफा जिस कंट्री का आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको मुफा से अटेस्ट करवाएं, और उसके बाद उस इंग्लिश वाले मैरिज सर्टिफिकेट को आपने फ्रेंच में स्वॉन ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाना है। स्वॉन ट्रांसलेटर कहाँ से आपको मिलेंगे, ये आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेंगे। एम्बेसी ने कुछ स्वॉन ट्रांसलेटर की लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन की होती है, कंट्री पे कंट्री डिपेंड करता है, आपने उन्हीं से करवाना है उसको ट्रांसलेट। मेरे केस में ये मुझे उन्होंने एम्बेसी ने लिंक दिया था कि आप जिस भी सिटी में हैं, यहाँ हमारी सारे स्वॉन ट्रांसलेटर हैं। आप ये जो कि प्रॉपर उस गवर्नमेंट ने भी उनको ऑथराइज किया होता है कि ये स्वॉन ट्रांसलेटर है। मैंने इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करके अपने मैरिज सर्टिफिकेट को मैंने ट्रांसलेट करवाया था फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। तो ये छोटा-सा प्रोसीजर है। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का इश्यू आता है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं होपफुली जितना मुझसे पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए।